तो हम लोग एक ना आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत अपने को महत्वपूर्ण होगा। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के परीक्षा में आते हैं। आप देखिएगा जब भी ना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीटी के, अपने को जेई मेन के, जेई एडवांस के, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या होगा इस चैप्टर से मिलेगा। तो जो मैं चैप्टर आज पढ़ने जा रहा हूँ वो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व रखता है और बहुत सारे प्रॉब्लम अपने लोग क्या इसी में सॉल्व करता हूँ। तो मैं ब्रजकिशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम लोग अपने आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ और अपने चैप्टर को ना स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो चैप्टर है वे क्या है, फ्रिक्शन है ना, जो अपने को इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रिक्शन, तो सबसे पहले फ्रिक्शन है क्या ना, इसको हम लोग समझते हैं और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है, दो अपने को सरफेस है ना, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर जब भी अपना स्लिप करता है ना, तो हमेशा स्लिप को क्या अपोज करता है ना। जैसे अपने लोग को क्या रहेगा, ये मैं यहाँ से चित्र से अपने को ना दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक यहाँ पर सरफेस है, ये रखा हुआ एक सरफेस है हमारे पास, है ना, ये ऐसा करके एक सरफेस है। मान लीजिए ये रोड है या कोई अपने को फ्लोर है या प्लेन है ना, एक सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके ऊपर एक क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं इधर से जब फोर्स को ना लगा रहा हूँ एफ ना यहाँ से, तो मैं एक स्मॉल फोर्स को ना लगाऊंगा तो इसको ऑब्जेक्ट क्या मूव करना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या मूव नहीं करता है ना, रुका हुआ रहता है। एक कुछ ज्यादा एक सर्टेन अमाउंट और एक मिनिमम फोर्स से जब मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूँ तभी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो ये ना यहाँ पर जब भी ना मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ एक अपोजिंग फोर्स हो जाता है जो इसके ना हमेशा क्या मोशन को ना अपोज करेगा। तो यहाँ पर एक हमेशा ये दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स आ जाता है। तो क्या हुआ, फोर्स एफ है ना, एक फोर्स एफ आ जाता है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये दोनों सरफेस के बीच में जहां पर बॉडी टच करेगा वहीं पर ये क्या है फोर्स होगा। तो हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, दो बॉडी जो टच कर रहा है ना, तो टचिंग पॉइंट जब होगा ना उसी पर हमेशा फोर्स होगा। तो जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पर स्लिप कर रहा है, उस स्लीपिंग लाइन पर जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं अपने को। तो पहले हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन ना, जैसे कि अपने को मालूम है ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है, जब मोशन में नहीं है ना, उस समय जब कोई मैं फोर्स लगाता हूँ और उसमें जो अपने को फोर्स डेवलप हो जाता है जो मूव नहीं करने दे रहा है, उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एफएस से ऐसा करके दिखाते हैं स्टैटिक। दूसरा है कुछ मोशन में है तो भी अपने को क्या अपोज करा। मैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करता हूँ तो कुछ देर बाद जाकर क्या हुआ, स्थिर हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो कोई ना कोई फोर्स उसमें एक्ट हो रहा है जो उसको रोक रहा है। तो इस टाइप का रोकने का जो फोर्स होगा जो मोशन में है, उसके जो अपोजिट फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन ना। तो इसको ना स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन या इसको ना काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोलता है। तो क्या एफ के ऐसा हो गया। और इसके बाद ना अपने लोगों का ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो कोई चीज अपने को रोल हो रहा है तो उस समय जो ना फ्रिक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हम लोग ना यहाँ से इसको और समझने का ना कुछ कोशिश करते हैं। तो अपने को स्टैटिक फ्रिक्शन को ना यहाँ पर दिखाया जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो एक ये टेबल है और टेबल पर कुछ ना अपने को क्या ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते हैं। तो कोई टेबल है और टेबल पर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ एक क्या वेट क्या हो, हमेशा नीचे की ओर काम करेगा ना। तो इसका जो वेट है ये क्या हो, नीचे की ओर काम किया। और एक रिएक्शन क्या हो, टेबल का ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो क्या हो, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों अपने को फोर्स है ना। तो एक फोर्स है W में और एक फोर्स क्या है, रिएक्शन क्या है ऊपर की ओर, है ना। अब क्या हो रहा है, मैं इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ ना, इसको मैं मूव करने का कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ये रखेगा F बराबर 0 है तो फ्रिक्शन में क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रिक्शन कब होगा, जब ना आप उसको मूव करने का कोशिश करोगे, वेव क्या उसको हमेशा अपोज करेगा। तो जो अपोजिंग फोर्स होगा वेव, यदि मैं कोई चीज को मूव नहीं कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ मूव करने का, तो वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। जब मैं कोई चीज को मूव करूंगा उसी समय क्या होगा, आपका फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग F के बराबर 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0 है। तो अब मैं यहाँ से F को ना लगा रहा हूँ, बहुत छोटी सी अमाउंट है ये F। तो एक यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो, ये अपने को डेवलप हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा।
लेकिन एक इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी ना, उसके बाद वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा। जो जो लिमिटिंग वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ से तो मैं इसी को ना यहाँ से ऐसा दिखा रहा है, स्टैटिक फोर्स अपने को यहाँ से लगा रहे हैं, मैं फोर्स को यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे क्या होगा, अपने को मूव करेगा। हाँ, तो ये वैल्यू कम था, ये वैल्यू बढ़ा, ये भी बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद ये वैल्यू नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू होगा। अब इससे ज्यादा रोकने के इसके पास पावर नहीं, तो ये और बढ़ा, ये और बढ़ा। लेकिन अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू में आ गया, अब ये नहीं बढ़ेगा, ये क्या धीरे धीरे अपने को मूव करते जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया और ये बढ़ नहीं पाया, तो ये क्या ऑब्जेक्ट अपने को मूव करने लगा ना। तो ये हमेशा ये ऐसा मूव करने लगा। क्यों मूव कर रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू में है, अब इससे बढ़ नहीं सकता, ये फोर्स क्या बड़ा हो गया इससे, उससे इसको मूव कर रहा है। लेकिन ये फोर्स हमेशा इसको क्या करेगा, अपोज करते रहेगा ना, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो अपने को ना क्या हो, फोर्स जो होगा W होगा हमेशा नीचे की ओर आएगा। मैं जो बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो उसमें होगा, तो एक एक्सीलरेशन क्या F बराबर क्या है, F/m होना चाहिए, कितना भी स्मॉल लगा, लेकिन होता नहीं है, छोटा फोर्स लगाए तो उसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ना, यहाँ से ये कर जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ना अपने को ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, है ना, रुका हुआ रहेगा, और उस समय जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, रुका हुआ है। तो यहाँ से ये कर जाएगा, है ना, बॉडी इज रेस्ट, है ना, तो मैक्सिमम अपने को लिमिट होगा, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा ये कर जाता है ना। तो ये ना स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज द क्या है, इम्पेंडिंग मोशन ना, मतलब हमेशा जो मोशन है उसको अपोज करता है ना। तो इसका मुख्य कार्य जो फ्रिक्शन का होता है, जो मोशन है उसको हमेशा क्या अपोज करना, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में हमेशा फोर्स होगा ना, हमेशा उसको अपोज करना होगा, है ना, यहाँ से। तो ये ना अपने को लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कंटेक्ट, मतलब आप एरिया के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर हमेशा निर्भर करेगा, है ना, वेरीज हुए। तो ये क्या होगा, एफएस जो होगा मैक्सिमम जो वेरीज है इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्शन ना, एन के बराबर होगा, है ना। तो इसको हम लोग ना एक कांस्टेंट को म्यू एस से हम लोग ये करते हैं, म्यू एस क्या बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी ना, अपने लोगों का डिपेंडेंट मतलब नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर निर्भर करेगा, है ना। और ये म्यू एस बराबर होगा एफ मैक्स डिवाइड बाई एन होगा, तो म्यू एस का तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये ना अपने लोगों को आगे हम लोग यहाँ से ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहला था, दूसरे टाइप का फ्रिक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, सेकेंड टाइप का। ये क्या है, स्लाइडिंग और काइनेमेटिक फ्रिक्शन बोलता है ना, जब क्या है मूव में कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्लाइडिंग या काइनेमेटिक फ्रिक्शन है ना। तो इसको हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो स्लाइडिंग में है, तो इसको यहाँ पर हम लोग ने एक इमेज के द्वारा इसको दिखा रहे हैं कैसे होगा। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या एफके का यूज करते हैं, है ना। और ये भी वही सेम होगा, एफके इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटेक्ट, है ना। और क्या वेलोसिटी के ऊपर भी लगभग निर्भर नहीं करता, आप तेज चलाए या कम चलाए लगभग सेम हो जाता है ना। और नॉर्मल रिएक्शन के क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये हमेशा आप लोगों को समानुपाती होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन के, है ना। तो म्यू के क्या होगा, लेस देन म्यू के हो गया। तो इससे ना अपने लोग क्या होगा, आगे की ओर हम लोग यहाँ से बढ़ते जाते हैं, है ना। तो आगे हम लोग यहाँ से ना और निकल रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से अपने लोग को ना ये दिखा रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन है ना। तो अपने को तो जो कोई चीज ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ना जब अपने को, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीसरे टाइप का फ्रिक्शन है ना, ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा है तो ऐसा फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसको आगे हम लोग ना यहाँ से फिर से मूव करते हैं। तो इसको दिखा रहा है, ये अपने को कोई एक अपना सरफेस है ना, इसमें एक बॉल है, तो अपने को ऐसा रोल करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन ना। तो ये अपने को बॉल क्या हो रहा है, ये रोल हो करके और एक से दूसरे जगह अपने को ना मूव कर रहा है। तो इस टाइप का फ्रिक्शन को ना हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर फिर से ये अपने को कोई एक व्हील है ना, चक्का है, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं ऐसा। तो हमेशा हम लोग क्यों ऐसा चक्का का यूज करते हैं, व्हील का? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इसका जो फ्रिक्शन होगा सबसे लिस्ट होता है ना रोलिंग का। कोई चीज को मैं स्लाइड करूंगा, खींचूंगा, तो उसमें क्या फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सबसे लिस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, रोल करने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन में देने के लिए अपने को हमेशा कोई चीज को अपने को रोल करते हैं ना। पहिया का जो आविष्कार है ना, उसका मुख्य कारण क्या है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगता है, सबसे कम ताकत में मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रोलिंग के द्वारा ना खींच सकते हैं ना। तो ऐसा जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा कर रखते हैं। ठीक है,
तो ये ना अपने लोगों का रेजल्ट अपना बॉडी कम इनटू रेस्ट ना, तो ऐसा कभी होता नहीं ना। क्या होगा यदि फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट को मैं एक बार मूव करूंगा तो हमेशा मूव करता रहेगा, लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं है। तो हमेशा क्या हुआ, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ अमाउंट में हमेशा लगते रहता है। उसलिए आपको मोशन में रखने की कोई भी ऑब्जेक्ट को लिए हमेशा कोई ना कोई आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि एक बार कार मूव कर जाती है, चलने लगती है, तो उसमें कुछ मोशन देने के लिए हमारे को थोड़ा थोड़ा ताकत को लगाना पड़ता है, लेकिन ना स्टार्ट करने में जो ताकत लगता है उससे कई गुना कम हो जाता है रोलिंग में ना। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा अपने लोगों का बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगा यहाँ से ज्यादा ये रखता है। तो इसी को ना अपने लोग आगे के चित्र में ना यहाँ पर ना दिखाया जा रहा है ना। तो एक अपने कोई ऑब्जेक्ट है और इसको दिखा रहा है कि इसको ऐसा मोशन में डाल दिया जाए, है ना। तो देखिए ये क्या कुछ दूर पर रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ना दबने के ना कारण क्या है, इसका वेट के कारण ये थोड़ा नीचे चला जाता है और यहाँ पर ना इसको हमेशा ये रोकने लगता है ना ऑब्जेक्ट को। देखिए कितना सुंदर दिखा रहा है। तो ये जो अपने को ये क्या थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर लेता है, यहाँ पोर्शन क्या था थोड़ा सा अपने को अप हो जाता है और ये इसको अपोज करता है। उसके कारण क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन है ना ये उल्टा डायरेक्शन आ जाता है और ये फ्रिक्शन क्या होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन को ना अपोज करता है ना। तो ये ना अपने लोग को यहाँ पर दिखा रहा है, जो मेन उसका कॉजेज है ये है रोलिंग है ना। कम्प्लेक्स अपने को क्या ओरिजिन इससे बहुत सारा ये रहता है क्या कि कितना ऑब्जेक्ट ना डिफॉर्म होगा और इसके ऊपर ना अपने को क्या करेगा वह निर्भर करेगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या कितने टाइप से डिफॉर्म होगा। तो ये ना डिफॉर्म कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मान लिया जाए ये पोर्शन बहुत हार्ड है और जो ये ऑब्जेक्ट भी बहुत हार्ड है ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या कम होगा। यदि दोनों ऑब्जेक्ट हार्ड होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा कम है। यदि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा स्मूथ होगा ना, अपने को जैसे बालू वगैरह के ऊपर आप देखेगा क्या रोल करना आसान नहीं है ना, लेकिन कोई चीज हार्ड होता है ना स्टील वगैरह के ऊपर। जैसे आप सबसे अच्छा क्या है ट्रेन चलती है अपने लोग को इस पर रेल के ऊपर ना अपने को स्टील का दोनों रहता है, तो अपने को ट्रेन वाला केस में क्या होगा रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं। इसलिए क्या एक इंजन उतनी बड़ी से बोगियों को बड़ा आसानी से खींच ले रहा है ना, लेकिन वो चीज क्या रोड में अपने को संभव नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अपने लोग ना रोलिंग फ्रिक्शन को ऐसा करते हैं। तो सबसे पहला है कि है ना फ्रिक्शन इज नेसेसरी और इविल, मैंने अपने को ना दोस्त है या दुश्मन, तो ये दोनों ही है ना। अपने को बहुत जगह क्या है दोस्त है और बहुत जगह क्या दुश्मन है। यदि फ्रिक्शन ना रहे तो अपने को क्या खड़ा होना मुश्किल है ना, आप लोग कहीं चल नहीं सकते, बर्फ पर चलना क्या हो मुश्किल रहेगा, हमेशा हम लोग क्या हो कहीं भी जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो हम फ्रिक्शन के कारण ही ना क्या कर रहे हैं खड़े हो पा रहे हैं ना, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो क्या होता है आप कोई चीज को रोक रहे हैं ना, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो रुकेगा भी नहीं, हमेशा क्या होगा मोशन में, तो मोशन में रहेगा। तो कोई चीज को मोशन में या रोकने के लिए अपने क्या फ्रिक्शन बहुत बड़ा प्ले अपने करता है। जैसे कि अपने जब भी ब्रेक डालते हैं तो लगाते हैं तो क्या हो एक फ्रिक्शन ही फोर्स काम ना करता है व्हील के ऊपर, और वो फ्रिक्शन फोर्स के ना कारण क्या होता है अपने को क्या अपने जो मोशन है उसको हम लोग सीज कर रहे हैं रोक रहे हैं ना। तो मोशन को जब भी रोकना है तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आप इसको रोक रहे हैं। आप देखिएगा क्या पानी वगैरह जब गिरा रहता है तो उसको कार को रोकने में या साइकिल को रोकने में मुश्किल होता है, ज्यादा लंबा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या उस समय कम होता है ना, स्कीड कर जाता है गाड़ी। और यही अपने सूखा समय रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहता है, तो क्या होता है आप किसी गाड़ को या किसी चीज को बहुत आसानी से उसको रोक सकते हो। तो ये अपने प्रोग्राम तो क्या होगा निगेटिव हो जाता है ना, बहुत जगह में क्या होगा ये इविल हो जाता है, निगेटिव है। तो कहाँ का इविल हो जाता है, तो ये हमेशा क्या हमारे को अपोज कर रहा है मोशन को, इसलिए पावर का हमेशा जरूरत पड़ता है ना। यदि फ्रिक्शन नहीं रहता है तो हम लोग बड़ा आराम से कहीं से कहीं मूव कर जाते हैं, अपने को किसी प्रकार के पावर की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। इट कॉजेज द वियर एंड टियर, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग क्या घिस जा रहा है कोई पार्ट्स मशीन का। देखिए हम लोग देखिएगा क्या साइकिल चलाते हैं तो हर 6 महीना 7 महीना में अपने को ट्यूब को टायर को बदलना पड़ा, क्यों ड्यू टू फ्रिक्शन ना वह क्या घिस जा रहा है। तो हर चीज वियर एंड टियर क्या है ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है ना यहाँ से। इट कॉजेज द वियर एंड टियर, है ना। इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशन फ्रिक्शन इज क्या नीडेड ना, अपने को नहीं रहेगा तो ये अपने को सब ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये कर जाएगा। तो ब्रेक्स इन द मशीन, है ना, ऑटोमोबाइल्स यूज द फ्रिक्शन टू स्टॉप द मोशन ना, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए फ्रिक्शन ही चाहिए। वी कैन नॉट वॉक विदाउट द सफिशिएंट फ्रिक्शन, के बिना हम नहीं मूव कर सकते हैं, है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू कार टू मूव ऑन द स्लिपरी रोड ना, कोई अपने को स्लिप रोड क्या है बहुत चिकना है, कार को रोक नहीं सकते हैं। तो उसके में क्या हम लोग जानबूझ के फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ना, जैसे रोड वगैरह में जब हम रोड को ना डिजाइन करते हैं तो उसमें जानबूझ के कुछ फ्रिक्शन को देते हैं ना, जो कार वगैरह को आसानी से रोक सके, एक्सीडेंट का हो। कार क्या है लिस्ट अपने को क्या होगा स्कीड करे ना, तो ये अपने लोग का यहाँ से ऐसा कर जाता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से मेथड को रिड्यूस करना, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं।
तो क्या है, सॉलिड ग्राफाइट या अपने सेमी लुब्रिकेंट वगैरह का हम लोग ना यूज करते हैं। आप देखिएगा क्या, बहुत जगह हम लोग हमेशा तेल वगैरह डालते रहते हैं साइकिल में ना, क्यों इसका डालते हैं कि अपने को लुब्रिकेंट हो जाता है। तो लुब्रिकेंट कोई भी चीज होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप देखिएगा रोड वगैरह में यदि ना कोई आप ना ऑयल को ना छोड़ दीजिए तो क्या वो बहुत स्लिपरी हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ना लुब्रिकेंट वगैरह का ना यूज करके और फ्रिक्शन को ये कर लेते हैं, है ना। तो इसमें बॉल बेयरिंग वगैरह का भी हम लोग यूज करते हैं। इसको आगे के चित्र में यहाँ पर दिखा रहे हैं बॉल बेयरिंग क्या है ना। और या ईयर कुशन वगैरह का यूज करते हैं। आप देखिएगा क्या, फ्रिक्शन को ना कम करने के आप को, जैसे कि ट्रेन वगैरह भी मूव करते रहती है तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहता है ना। जो आप देखिएगा जो ट्रेन ऐसा मूव चलता रहती है तो वायर को पूरा टच नहीं करते, बीच में क्या एक एयर का कुशन रहता है, पतला सा एयर का, और उससे ना करंट क्या पास होता रहता है, ये टच नहीं करता है। तो बहुत जगह हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, वो घिसे नहीं, वहां पर क्या एयर को हम लोग वहाँ फिलअप करते हैं ना, और एयर के फिलअप के द्वारा ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को दिखा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, हाँ तो ये दिखा रहे थे अपने लोग। देखिएगा जो बेयरिंग है ना वो ऐसा बना हुआ रहता है ना, और इसको अपने को मोशन देना है तो इसमें कम फ्रिक्शन हो, इसलिए हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पर बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, है ना। तो बॉल बेयरिंग का यूज करने से क्या होता है, ये अपने को फ्रिक्शन क्या होता है काफी रिड्यूस कर जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये अपने लोग को दिखा रहा है कि बॉल बेयरिंग का हम लोग कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग और मूव करते हैं। तो यहाँ फिर से ना एयर को यहाँ फिलअप करता है और एयर का ना यूज करके यहाँ से इसको अपने को मोशन में यहाँ पर डालता है ना। तो ये क्या है, एयर कुशन ऐसा बोलता है ना, कि फिल करके बीच में। तो देखिए यहाँ पर मैं एयर को बाहर से, एयर जेट को बाहर से फेंक रहा हूँ, यहाँ पर एयर को दे रहा हूँ, और एयर को ना यहाँ पर आने से एयर का एक लेयर बन जाता है, और इस लेयर से क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया ना। तो अंदर वाले में क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करता है हम लोग, एयर जेट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना। और इस जेट के ना कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन क्या होता है बहुत ही कम होता है ना। तो ऐसा अपने को ना फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पर लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को ना यहाँ से बना करके ना दिखा रहे हैं। तो ये अपने को क्वेश्चन है पहला, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ना इन विच बॉक्स lying on the floor will remain stationary na, given that the coefficient of static friction between the box and train na floor है ना, train and floor is 0.1। तो क्वेश्चन क्या है कि एक अपने को यहाँ पर कुछ ट्रेन है ना, एक ऐसा है या एक कार वगैरह है ना, ये क्या हुआ कुछ ऐसा मोशन में ऐसा मूव कर रहा है, और इसके ऊपर एक छोटा सा ना ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर है ना, ऐसा रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, ऐसा है ना। तो बोलता है क्या, ये ट्रेन है यहाँ पर, ये इस साइड मूव कर रही है, ये क्या हो गया, ट्रेन हो गए है यहाँ, है ना। तो ये मोशन में है। तो यहाँ पर मैं ना कितने स्पीड से ना इसको ना एक्सेलरेट कर सकता हूँ, ये जो अपने को है, ये बॉक्स जो है बाहर ना गिरे ना। क्या होगा, आप देखिएगा क्या कि कोई भी चीज को ना यहाँ पर एक्सेलरेट करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना धीरे ऐसा पीछे की ओर फेंकाता है। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ना एक फोर्स क्या होगा इस पर एक्ट करेगा ना। आप ना इसको ज्यादा तेजी से ना एक्सेलरेट करेंगे तो ये बॉक्स क्या हो बाहर निकल जाएगा। यदि मैं ना एक्सेलरेशन को ना कम रखूंगा तो ये क्या ऑब्जेक्ट इसी के साथ रहेगा। तो बोलता है मैं ट्रेन में मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन दूं, यहाँ पर ए की वैल्यू को निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू वाट है ना, एक्सेलरेशन को निकालना है। जो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ से इस पर फेंकाए नहीं, गिरे नहीं, उसी पर रहे। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ना, ये ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या होगा, विच ए बॉक्स लेइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी ना, रुका हुआ ही रहे, मतलब यहाँ पर चलना नहीं चाहिए, गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देगा। तो ये दोनों के बीच में ना म्यू की वैल्यू दिया हुआ, जो दोनों अपने को ऐड हो रहा है, तो यहाँ म्यू अपने को लिखता है एस इक्वल टू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन रुका हुआ उसलिए क्या लिखेगा, म्यू एस के वैल्यू क्या दे रहा है 0.15 यहाँ पर ये दे रहा है। तो ये इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ना आपको फ्री बॉडी डायग्राम को हमेशा इसमें बनाना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम को अपने लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये ऐसा, तो मैं जब भी ना एक्सेलरेट करूंगा तो एक फोर्स इस पर एक्ट करेगा, है ना। क्या होगा, F बराबर क्या होता है m में, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग देखे थे कि कोई भी चीज को ना आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है F बराबर m में, न्यूटन के सेकेंड लॉज को हम लोग ऐसा करके देख रहे थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ना एक अपने को फ्रिक्शन फोर्स क्या है Fs काम ना करेगा, ऐसा है ना। क्या बोलता है अपने को, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है Fs हो गया।
और इसकी वैल्यू हम लोग तुरंत अभी देखे थे, क्या हो जाता था, म्यू एस और इनटू नॉर्मल रिएक्शन ना, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कर जाता है। ये जो दोनों के बीच में आ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एनआर, है ना, ऐसा करके। तो ये क्या रहेगा, जो अब कोई भी चीज को एक्सलेट आप करोगे तो एक फोर्स क्या हो, एम वर्क करेगा, और एक ना अपने लोग को यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, जिसको अपोज कर रहा है वैसा होगा, तो ये होगा और उसका अपोज ऐसा करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर होगा, इसका वजन एक ना काम और करता है यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू हमेशा क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, m इंटू जी ऐसा कर जाता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या, mg, जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट करता है वो क्या, मास के बराबर हो जाता है। तो ये इससे अपने लोग ना सॉल्व करते हैं। तो अपने को निकालना क्या, a की वैल्यू को निकालना है। तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, सिग्मा और fx इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। fx का मतलब क्या हुआ, x डायरेक्शन में जितने फोर्स आ रहा है उसकी हम लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं। तो सिग्मा fx बराबर 0। तो x में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऐसा आ रहा है आपको, मैं ये पॉजिटिव है उसको मैं इसको प्लस कर लूंगा, और ये क्या निगेटिव हो इसलिए। तो x डायरेक्शन में दो फोर्स है। एक फोर्स क्या हुआ है अपने को, ड्यू टू एक्सेलरेशन, त्वरण के कारण एक फोर्स आ रहा है, और दूसरी फोर्स जो आपके सामने आ रही है वो ड्यू टू क्या, अपने को फ्रिक्शन फोर्स आता है। दोनों को हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वल अपने लोग को ना करना है। तो मैं ना इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, F बराबर ये क्या हुआ, एम ए ऐसा हो गया, और इक्वल टू और क्या होगा, म्यू एस और इनटू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को जानता हूँ, mg है, तो ये हो गया एम ए इक्वल टू, तो ये हो गया म्यू एस और इनटू क्या हुआ, mg, है ना। तो इससे m से m क्या होगा, कैंसिल हो जा रहा है। तो हमको a की वैल्यू को निकालना है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस इंटू जी ना। तो मैं ये वैल्यू को यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो म्यू एस की वैल्यू दिया हुआ है ना, ये क्या है अपने को, फ्लोर का म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.15। तो मैं ना इसको अपने को क्या किया, 0.15 म्यू, और ये जी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 10 रख लेते हैं ना, है ना। ये 9.8 होता है, लेकिन इसको आसानी से बनाने के ये है। तो ये होगा मल्टीप्लाई करना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो इसका जो आंसर आया ना क्वेश्चन का, ये सिंपल क्वेश्चन था। अभी जेई के क्वेश्चन हम लोग नहीं शुरू किए हैं, अपने को थोड़ा एक दो क्वेश्चन सिंपल बनाने के बाद हम लोग जेई में आए हुए क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो ये जब भी ना आप अपने को एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो यहाँ अलाउ करेगा, ये आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1.5 मीटर और क्या हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये अपने को आंसर आ जाएगा ना। मतलब इससे आप तेजी से ना एक्सेलरेट करोगे तो बॉक्स क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है फेंका जाएगा ना, और यहाँ तक रहेगा ना जो 1.5 तक, तो बॉक्स क्या होगा, इसी पर स्थिर रहेगा, है ना। इससे ज्यादा एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 2 है। तो नेक्स्ट है अपने लोग को, ये सेकेंड क्वेश्चन है अपने लोग के पास। तो इसको यहां से ना फिर से हम लोग ना दिखा रहे हैं। ए मास ऑफ क्या है, 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल द थीटा 15 डिग्री, है ना, विच इज हॉरिजॉन्टल है। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड ना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो क्या होता है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक अपने को ऐसा सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसा सरफेस है यहाँ पर, ऐसा ऐसा, और इस पर ना एक ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा, है ना, एक ऑब्जेक्ट है। चलिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इसका मास कितना है, इसका मास दे रहा है m बराबर क्या है, 4 kg है ना, मास है ना। तो एक ना यहाँ पर नॉर्मल इसका वेट क्या हुआ, नीचे काम करेगा, कितना काम करेगा, mg, मास mg। तो m क्या 4 है, और g के वैल्यू हम लोग 10 रख लेते हैं जल्दी बनाने के लिए। तो क्या हुआ, 40 न्यूटन का एक ऐसा वर्क कर रहा है ना, यहाँ पर ऐसा वर्क है 40। अब एक ना रिएक्शन फोर्स यहाँ और आ था R। तो हमेशा क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट को ना हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो सिग्मा क्या लिखते हैं, Fy इक्वल टू 0 ना। तो जब भी ना नॉर्मल रिएक्शन आपको ना ऐसा करके निकालना होगा, तो इसमें क्या होगा, ये सिग्मा वर्टिकल बराबर 0 या सिग्मा Fy बराबर 0 कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, R है, ये रिएक्शन है R है, और माइनस ये mg क्या नीचे है, तो mg इक्वल टू 0, और इसलिए क्या हुआ, R बराबर mg, और mg की वैल्यू कितना 40 है, तो ये क्या होगा 40 न्यूटन ऐसा निकल गया, है ना। तो R की वैल्यू क्या होगा हमारा 40 न्यूटन निकल गया, है ना। और x डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, x में यहाँ पर कोई भी फोर्स
एक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो अब है क्वेश्चन कि अपने को ना यहाँ फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है लेकिन फोर्स भी नहीं लगा है, मैं इसको धीरे धीरे से उठाते जाता हूँ। तो मैं ना ये जो प्लेन है इसको क्या हो अपने को ये कुछ एक एंगल पर लेके जाता हूँ ना, ये एंगल क्या होगा थीटा आ जाता है। तो अब ये कैसे यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है बस इसी को अपने को ना समझना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है ना। तो क्या होगा कि आप देखिएगा हमेशा ना कोई भी फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए यही फार्मूला यही मेथड का यूज करता है ना। ये दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ प्लेन को सिंपल रखता हूँ और धीरे धीरे उसको इंक्लाइन करता हूँ। एक एंगल पर क्या फिसल जाता है ना, तो जिस एंगल पर वो फिसल जाता है उसी के टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना। तो उसी को निकालने का ना एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसी क्वेश्चन को ना ये दे रहा है। तो ये जल्दी से ना हम लोग इसको ना सॉल्व करते हैं। तो मैं ना क्या ये कर रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को तो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट को ना यहाँ से ये क्या होगा एंगल ऐसा कर लिया और ये इंक्लाइन कर दिया, ये थीटा को ही निकालना है ना, ये थीटा बराबर क्या होगा है ना। तो क्या होगा अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ऐसा है और इसका वेट जो काम करता है mg ये है। अब इसका ना दो अपने कंपोनेंट हो जाते हैं, एक नॉर्मल कंपोनेंट, तो याद रखिएगा जो सरफेस होगा उसके 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट बनता है ना, ये सरफेस ऐसा है उसके लंबवत है ना 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ना। और जो प्लेन के लाइन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल या समांतर ना, समांतर, और इसको क्या बोलते हैं लंबवत ना। तो हमेशा क्या होगा ये जब भी ना आप ना यहाँ से इंक्लाइन करोगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ऐसा आ जाएगा और एक अपने को पैरेलल रिएक्शन क्या होगा ये आ जाएगा है ना, दो अपने को फोर्स आ जाएगा। तो ये क्या करेगा इसको खींच करके नीचे गिराने की कोशिश करेगा और जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वे इसको ऐसा रोक के रखना चाहेगा। जब तक ये दोनों बराबर होंगे ना तब तक क्या होगा ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। मान लीजिए ये वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा स्लाइड करने लगेगा ना। तो यहाँ पर बस ये दोनों फोर्स को अपने को इक्वल करना है। तो सबसे पहले ना ये mg है तो यहाँ पर एंगल जितना ये उठा है इतना उतना ही एंगल क्या है ये भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा देखिएगा ऐसा जब भी ना इंक्लाइन प्लेन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया n इक्वल टू क्या हो जाता है mg और cos थीटा कर जाता है ना नॉर्मल रिएक्शन है ना। और पैरेलल फोर्स है यहाँ F ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, ये F ऐसा पैरेलल फोर्स है, ये F पैरेलल भी ऐसा भी लिखता है लेकिन मैं ना इसको आसान रहने देता हूँ। तो मैं क्या किया ये पैरेलल फोर्स को यहाँ से रख ले रहा हूँ। तो पैरेलल फोर्स क्या हुआ F इक्वल टू पैरेलल फोर्स जो आ रहा है ये अपने लोग क्या हो जाएगा mg और साइन थीटा है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी ना कुछ भी ऐसा फोर्स ऐसा यहाँ पर ऐसा होगा ये ऐसा और ये ऐसा, तो इसका रिजोल्यूशन होगा मैंने दो भाग में इसको बांटना पड़ता है। तो ये mg होगा तो ये एंगल क्या थीटा होगा, तो ये हो गया क्या mg cos थीटा हो जाएगा और ये जो हो जाएगा mg और ये हो जाएगा क्या साइन थीटा ऐसा आ जाएगा है ना। तो इसका दो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा mg साइन थीटा। तो यहाँ पर ना अपने को दो फोर्स होगा। तो मैं चलिए यहाँ से पहले ना ये दोनों फोर्स को निकाल ले रहा हूँ। तो क्या हो गया है अपने को पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहा हूँ। तो Fs है स्टैटिक फ्रिक्शन है, हम लोग तो फार्मूला देखे थे m इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ना। और ये हो गया क्या μs हम लोग लिखे थे, तो ये हो गया क्या μs और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है mg और ये हो गया क्या cos थीटा है ना। कैसे मैं किया ये हम लोग तो अपने सूत्र को देखे थे, आप फार्मूला Fs का था स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन ना। तो μs और नॉर्मल रिएक्शन में जानते हैं दो कंपोनेंट हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो गया क्या mg cos थीटा हो गया। अब क्या हो गया अपने लोगों का एक फोर्स ये आ गया ये अपने को अपोज कर रहा है और एक फोर्स क्या हुआ दूसरा फोर्स ये हुआ, ये मैं दोनों को ना इक्वल कर रहा हूँ है ना। तो क्या है हो रहा है अपने को इक्वेटिंग लिखता है, इक्वेटिंग अपने को फोर्स है ना फोर्स इन अपने को पैरेलल डायरेक्शन में है ना, पैरेलल टू द प्लेन ऐसा बोलता है ना। ये पैरेलल डायरेक्शन हम लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। तो एक फोर्स क्या है ये फोर्स है mg और ये हो गया क्या साइन थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा इक्वल टू, और दूसरा जो अपोजिंग फोर्स है जो उसको रोक रहा है इक्वल टू क्या μs mg और ये हो जाएगा क्या cos थीटा है ना। तो इससे ना अपने को क्या mg से mg कैंसिल हो जा रहा है, ये mg ना अपने को क्या निकालना था μs निकालना था।
तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा और डिवाइडेड में क्या हो गया, कॉस थीटा। तो इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा ऐसा कर जाता है। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ 15 डिग्री, तो यहाँ पर 15 डिग्री पे जाकर ये क्या हो रहा है, ये स्लिप करने लग रहा। तो थीटा इक्वल टू 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, बस ये थीटा की वैल्यू को बैठाना है। तो इक्वल टू क्या होगा 10 और ये हो गया 15 है ना। ये आता है इसका वैल्यू ना 0.27 आ जाता है ना। तो आप आंसर ना इसका दो तरीके से है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आंसर क्या कि आप क्या पॉइंट 10 15 की वैल्यू को सीधे निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर को बस लिख दो 10 15 डिग्री है ना। और किसी को यदि याद है तो ऐसा भी लिख सकता है इक्वल टू 0.27। तो म्यू एस का वैल्यू जो हो गया म्यू एस इक्वल टू 0.27, ये क्या हो गई आपकी आंसर आ गई है ना। तो ये ना अपने लोग को ना दूसरा क्वेश्चन था। तो हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं है ना, क्वेश्चन 3 ना। तो इसके बाद हम लोग ना जेई वगैरह के ना क्वेश्चन को ना अपने नेक्स्ट में बनाते हैं है ना, यही तक कर ले। तो ये एक क्वेश्चन को ना और हम लोग ना यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्वेश्चन है। तो क्या है, तो इस पर ना तो एक ये ना अपने को थर्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या है, टू बॉडीज है ए एंड बी है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, ये इमेज को मैं यहाँ पर ना एक क्लियर नहीं आ पा रही तो मैं यहाँ से ना बना रहा हूँ। एक क्या है, यहाँ से ये दो बॉडी ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा हो गया है ना, ऐसा रह गया है और ये ऐसा रह गया है, दो बॉडी है। और यहाँ पर ना एक बॉडी क्या है बी है और इसके साथ साथ क्या लगा है एक ये है। तो दो बॉडी है, ये क्या हो रहा है, एक ए है और एक बॉडी क्या है बी है ना। अपने लोग यहाँ से ना एक फोर्स को अपने को अप्लाई कर रहे हैं, कितना 200 न्यूटन फोर्स को ना यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना। तो मैं देखिए यहाँ है टू बॉडी ए एंड बी, मासेस क्या है, पहला का 5 kg है, ये क्या है 5 kg है और दूसरा का क्या है यहाँ पर 10 kg है ना। दो का मासेस है 5 kg एंड 10 kg है ना। कंटेक्ट विथ ईच अदर, रेस्ट ऑन द टेबल अगेंस्ट द रिजिड वॉल ना। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल इज 0.15 है, दोनों का बीच में है। अब 200 न्यूटन का मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, अब है ना अप्लाई टू द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, यहाँ बीच का रिएक्शन क्या होगा ना, इसको निकालना है। तो इसके लिए ना फिर से ना अपने को ना फ्री बॉडी डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो कैसे हो गया, ये पहला ऐसा आ गया, तो मैं यहाँ से एक फोर्स क्या लगा रहा हूँ आपने को 200 न्यूटन का। एक इसका रिएक्शन काम यहाँ पर करेगा mg इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या 50 न्यूटन। और यहाँ पर जो ना रिएक्शन जो ये आ गया, एक रिएक्शन हो गया r इक्वल टू, दोनों बराबर हो जाता है तो ये हो गया क्या 50 न्यूटन ऐसा कर जाएगा है ना। तो जो भी ना अपने को यहाँ पर 50 हो गया और जो रिएक्शन 50 हो तो r बराबर जी। अब क्या हुआ, एक ना यहाँ पर ना फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्टैटिक काम करेगा, Fs इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इंटू रिएक्शन ना r है ना, नॉर्मल रिएक्शन। और एक यहाँ पर ना अपने को दोनों के बीच में एक रिएक्शन और काम करेगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं R1 बोल रहे हैं है ना। तो ये पहला बॉडी का हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फिर क्या होगा सेकेंड बॉडी का, फिर से मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये ऐसा होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा R1 यहाँ से फिर काम करेगा, यहाँ से इसका mg काम करेगा, mg बराबर ये 100 हो जाएगा 10 इंटू 100। और एक रिएक्शन यहाँ R2 और वर्क करेगा है ना। तो हमारे को निकालना क्या है, ये दोनों बीच का रिएक्शन निकालना है। तो हम लोग ना ये पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यदि R2 निकाला तो फिर क्या पहले के बाद फिर सेकेंड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो कैसे रख रहा हूँ सिग्मा ऐसा कर रहा हूँ, Fx इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो हमारा जो फोर्स है ये कितना 200 न्यूटन है यहाँ से, और एक यहाँ से रिएक्शन अपने को ये कर रहा है इक्वल टू, तो पहला है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन R और प्लस क्या होगा R1। ये क्या है ड्यू टू फ्रिक्शन है और ये ड्यू टू क्या, ये ब्लॉक के कारण जो रिएक्शन आ रहा है वो है, ये रिएक्शन को अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है ना। तो ये कितना हो गया 200 इक्वल टू, तो म्यू एस की ना वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यू एस के वैल्यू देखिए 0.14 दिया है 0.15, और रिएक्शन R की ना वैल्यू आपको दिया हुआ है ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50 है और प्लस R1 है ना। तो हमारे को क्या R1 निकालना है, तो R1 बराबर कितना हो गया 200 और माइनस अपने को कितना हो गया 0.15 इंटू 15 15 30 15 15 15 25 कितना हो गया 15 30
और 30, 60, 75 हो गया। तो ये ना 7.5 आ गया ना, यहाँ से 50 इंटू 0.15 करेंगे तो क्या 7.5 ना, 15 25 75, ठीक है, एकदम इजी है। और इसमें से 200 से ऐसा कर लेंगे माइनस ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका 192.5 न्यूटन आ गया। तो ये ना दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में जो रिएक्शन काम कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर रिएक्शन होगा R1, या यहाँ के बीच का जो रिएक्शन होगा, ये दोनों के बीच का जो रिएक्शन होगा, ये क्या होगा R होगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 192.5 न्यूटन ना। तो ये ना अपने को दोस्तों यहाँ तक रहा। तो हम लोग ना यहीं पर आज ये करते हैं, रोकते हैं। कल अपने को ना कुछ और क्वेश्चंस को ना यहाँ से बनाएंगे, है ना, जेई के कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग ना सॉल्व करेंगे कल से ना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।